तो लास्ट वीडियो में हमने खराब S19 के हैशबोर्ड को चालू किया था और डायग्नोस के वक्त हमें पता चला था कि उसका कंट्रोल बोर्ड भी ब्रिक्ड है। इस माइनर को ऑन हुए 2 मिनट से ऊपर हो चुका है और आई थिंक इशू कंट्रोल बोर्ड में भी है, सिंस ये IP भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बट कस्टमर ने तो इशू हैशबोर्ड्स का बताया था, चेंज कर दिया गया। ये रहा वो कंट्रोल बोर्ड। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपने वो वीडियो देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ। कंट्रोल बोर्ड आपके माइनर का ब्रेन होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं और वो सारे के सारे सिंक्रोनाइज होते हैं आपके ब्रेन से, ठीक उसी तरह कंट्रोल बोर्ड भी माइनर के अंदर कुछ ऐसा ही रोल प्ले करता है। शॉर्ट में बोलूं तो पावर सप्लाई, फैंस और हैशबोर्ड्स को ये कंट्रोल करता है, और बाकी ऑपरेशन जो कि माइनिंग के लिए नीडेड है, फॉर एग्जांपल आपके माइनर का फर्मवेयर और कुछ स्टार्टअप पैरामीटर्स। अगर आपके माइनर का कंट्रोल बोर्ड गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, माइनर चलेगा ही नहीं। कंट्रोल बोर्ड ब्रेक होने के काफी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वोल्टेज या फिर गलत फर्मवेयर डाल देना। आज के टाइम में जो सबसे मेजर रीजन सामने उठ के आ रहा है वो है कस्टम फर्मवेयर। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोगों ने Xilinx के कंट्रोल बोर्ड लेकर कस्टम फर्मवेयर SD कार्ड के थ्रू चलाया हुआ है। शाबाश, बहुत ठीक कर रहे हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट NAND के अंदर इंस्टॉल करते हैं कस्टम फर्मवेयर को, तो कुछ फेलियर्स की वजह से आपका कंट्रोल बोर्ड ब्रेक हो सकता है। और भी बहुत से रीजन है कंट्रोल बोर्ड के ब्रेक होने के, तो उन्हें बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब इसे ठीक कैसे करें। तो जब भी आपका कंट्रोल बोर्ड ब्रेक हो तो आपको उसे इंस्पेक्ट करना है कि कहीं कोई फिजिकल डैमेज या कहीं से कुछ जला तो नहीं है। अगर कोई फिजिकल डैमेज नहीं है तो देयर इज अ चांस कि आपका कंट्रोल बोर्ड रिपेयर किया जा सकता है, और आप खुद भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फर्मवेयर डैमेज होता है, हमें उसे ही ठीक करना होता है और कंट्रोल बोर्ड फर्स्ट क्लास काम करने लगता है। मैंने इसमें नॉर्मल मेथड के थ्रू फर्मवेयर फ्लैश करने का भी ट्राई किया, बट उससे रिपेयर हुआ नहीं। ऑल्दो आप वो मेथड देख सकते हैं, मैंने लास्ट ईयर उसके ऊपर पूरा के पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप इसी मेथड को ट्राई करें, क्या पता आप एक्स्ट्रा मेहनत से बच जाए। ऑल्दो कंट्रोल बोर्ड रिकवरी के काफी मेथड्स हैं, एक मैं बता चुका हूं, बाकी कुछ में आपको एडिशनल हार्डवेयर की नीड पड़ेगी। बट 2 ऐसे मेथड हैं जिसके अंदर आपको एडिशनल हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, बस आपको एक कंप्यूटर चाहिए और कुछ छोटी मोटी चीजें, और आप अपना कंट्रोल बोर्ड अनब्रेक कर सकते हैं। और मैं सच कह रहा हूं, बेशक आपने आज तक अपना लैपटॉप या PC सिर्फ नॉटी वीडियोस देखने के लिए यूज किया हो, आप इन मेथड्स के थ्रू अपना कंट्रोल बोर्ड अनब्रेक कर सकते हैं। गारंटी लेता हूं मैं इस बात की, क्योंकि सबका ध्यान रखना पड़ता है। सो इस वीडियो में मैं एक मेथड को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे अनब्रेक करें अपने एमलॉजिक के कंट्रोल बोर्ड को। दूसरे मेथड के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है। मैं समझाने के लिए बीच बीच में पॉज लूंगा, आप पूरी वीडियो देखिए, फिर कुछ उंगली करना अपने कंट्रोल बोर्ड में। बाकी रियल टाइम में पॉज मत लेना, तो एंड तक बने रहिए। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माइनर्स कार्ड। तो आगे बढ़ने से पहले हमें इंस्पेक्ट करना है कि कहीं हमारे कंट्रोल बोर्ड का USB पोर्ट डैमेज तो नहीं है। अगर ये जला हुआ है या फिर ये टूटा हुआ है तो सबसे पहले इसे रिप्लेस करा लेना। अगर आपके घर के आसपास कोई मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है तो वहां जाके आप इसे रिप्लेस करा सकते हैं। मैक्स टू मैक्स वो आपसे 150 रुपया देगा। अब हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी, मैं पहले ही बता देता हूँ क्योंकि बाद में थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। सबसे पहले हमें चाहिए एक माइक्रो USB की केबल। दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो एक कंप्यूटर या लैपटॉप जिसपे इंटरनेट लगाओ। नहीं भी लगाया तो आप साइबर कैफे जा सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस ज्यादा लेंदी नहीं है। तीसरी चीज जो हमें चाहिए वो है एक माइक्रो SD कार्ड, एक कार्ड रीडर और एक OTG केबल, या फिर आप एक पेन ड्राइव भी ले सकते हैं और एक OTG केबल को भी यूज कर सकते हैं, या फिर सब कुछ हटा के आप एक माइक्रो USB की पेन ड्राइव ले लीजिए। ये 500 रुपए तक की आती है। SD कार्ड या पेन ड्राइव आप कुछ भी लगा रहे हो, मेक श्योर वो 16 GB से ऊपर की ना हो, क्योंकि फिर काम नहीं होगा। चौथी चीज में आपको कोई भी एक मेटल की चीज चाहिए, कोई भी चम्मच, बाइक की चाबी या फिर ट्वीजर्स ले सकते हैं। मैं ट्वीजर्स को यूज करूंगा मोस्ट प्रोबेबली, तो इन चीजों को इकट्ठा कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम प्रोसेस की तरफ। बाकी अब हमें कुछ चीजें रेडी करनी होंगी, तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने PC या लैपटॉप पे और ओपन करेंगे ब्राउजर को। ब्राउजर ओपन होने के बाद हम सर्च करेंगे बिटमैन। सर्च रिजल्ट्स में से हम बिटमैन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट खुलने के बाद हमें जाना है कस्टमर सपोर्ट पे और वहां से जाना है फर्मवेयर डाउनलोड पे। देन पेज खुलने के बाद राइट ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमें अपने माइनर का मॉडल सेलेक्ट करना है। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद हमें क्लिक करना है TF कार्ड सर्विस पैक पे। उसके बाद हमें यहाँ नीचे 2 फाइल्स मिलेंगी, इनमें से एक एमलॉजिक कंट्रोल बोर्ड के लिए है। हमें इसे करना है डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद हमें इन सारी फाइल्स को कॉपी करना है। देन हमें इस पेन ड्राइव को लगाना है लैपटॉप में और इसे FAT32 फॉर्मेट में फॉर्मेट कर लेना है। उसका तरीका मैं बता देता हूं। मेक श्योर आप फाइल सिस्टम को FAT32 सेलेक्ट करें, क्योंकि वही नीडेड है।
पेन ड्राइव के फॉर्मेट होने के बाद हमें उसे ओपन करना है और कॉपीड फाइल्स को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमें अपनी पेन ड्राइव को इजेक्ट कर लेना है। तो ये तो पहली चीज़ रेडी हो गई है। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे। तो हमें फिर से ब्राउज़र खोलना है और सर्च करना है पाइथन। पाइथन का नाम सुन के नर्वस मत होना, यहाँ कोई कोडिंग के लेक्चर्स नहीं होने वाले। सर्च रिजल्ट्स में हम पाइथन की वेबसाइट खोलेंगे। वेबसाइट खोलने के बाद हम जाएंगे डाउनलोड्स पे और देन सेलेक्ट करेंगे डाउनलोड पाइथन। पाइथन के डाउनलोड होने के बाद हमें इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते वक्त आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो है इंस्टॉलेशन पैथ, और इसको एडमिन प्रिविलेजेस देनी है और इसको पैथ पे ऐड करना है। इन दोनों ऑप्शंस को आपको टिक कर लेना है। देन आपको क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ पे। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्लोज करना है। देन हमें टेस्ट करने के लिए ओपन करनी है कमांड विंडो और इसमें हमें कमांड डालनी है पाइथन स्पेस हाइफन वर्जन। अगर पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है तो यहाँ पे पाइथन का वर्जन बता देगा। देन हमें उसके बाद इसको मिनिमाइज करना है और अब हमें रेडी करनी है तीसरी चीज़। उसके लिए हमें फिर से ब्राउज़र खोलना है और गूगल करना है Zadig। उसके बाद आपको इसकी वेबसाइट को ओपन करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। Zadig को अभी डाउनलोड करके रख लेना, अभी ये बाद में काम आएगा। मैंने बस अभी से इसलिए डाउनलोड कराया ताकि आपको बाद में ब्राउजर ना ओपन करना पड़े। तो सारी सामग्री उचित मात्रा में एकत्रित करने के बाद अब हम बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ। हमें फिर से अपने लैपटॉप पे जाना है और मिनिमाइज करी हुई कमांड विंडो को ओपन करना है। देन हमें एक कमांड डालनी है pip3 स्पेस इंस्टॉल स्पेस pyaml boot, देन एंटर। ये pyaml boot आपके पीसी में अगर आपने पहली बार पाइथन डाला है तो डाउनलोड होगा। मेरे में पहले ही डाउनलोडेड था, मैंने बस डेमो के लिए इसको अनइंस्टॉल किया था, तो ये कैश फाइल में से उठा के फिर से इसको डाल रहा है। डाउनलोड होने के बाद हमें फिर से कमांड डालनी है चेक करने के लिए, जो कि है pip3 स्पेस शो pyaml boot। देन हमें फिर से एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर हमें इसकी लाइसेंस इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ऑथर के बारे में जानने को मिल जाता है। हमें इसमें से लोकेशन पैथ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें इसे मिनिमाइज कर देना है और ओपन करना है फाइल एक्सप्लोरर। देन उसमें पैथ लोकेशन के अंदर हमें इसे पेस्ट कर देना है। इसके आगे बैकस्लैश फाइल्स, देन अगेन बैकस्लैश और फिर टाइप करना है S400। देन हमें प्रेस करना है एंटर। आप लोगों को इसके अंदर पहले से ही काफी सारी फाइल्स मिलेंगी, आपको उन सबको डिलीट कर देना है, जैसे कि मैंने ये डिलीट कर दी। देन अब हमें यहाँ पे पेस्ट करनी होंगी कुछ फाइल्स। अगर आपके पास वो फाइल्स नहीं है तो मुझे बता देना। बेसिकली टेम्पलेट फाइल्स होती है स्क्रिप्ट की, वो डालनी होती हैं। हमें इन फाइल्स को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर जहाँ से हमने फाइल्स डिलीट करी हैं वहाँ पर इनको पेस्ट कर देना है। बेसिकली S400 के फोल्डर में पहले से जो फाइल्स पड़ी हुई थी उनका ज़्यादा कुछ काम था नहीं, हमें उन्हें रिप्लेस करना था मॉडिफाइड फाइल से। अगर आपके पास ये फाइल्स नहीं है तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए या फिर मेल डाल दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये सब करने के बाद अब हमें लेना है अपने कंट्रोल बोर्ड को। एक कोई भी ATX पावर सप्लाई ले लेना जिसके अंदर 6 पिन की पावर केबल हो। आप माइनर की सप्लाई को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर उसमें से सब कुछ डिस्कनेक्टेड हो, आई मीन हैशबोर्ड्स तक। देन हमें इस 6 पिन पावर केबल को लगाना है कंट्रोल बोर्ड में। मेक श्योर आप पावर सप्लाई को अभी ऑन ना करें। देन अब हमें लेना है अपनी USB केबल को। इसके एक एंड को हम लगाएंगे कंट्रोल बोर्ड में और इसके दूसरे एंड को हमें लगाना होगा लैपटॉप में। उसके बाद आपको लैपटॉप में ओपन करना है डिवाइस मैनेजर।
इस विंडो को ओपन ही रखना। उसके बाद हमने लेना है ट्वीजर्स को और लेना है कंट्रोल बोर्ड को। अगर आप कंट्रोल बोर्ड को फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे हमें 4 पिन्स देखने को मिलती हैं। फ्रंट की जो 2 पिन्स हैं वो होती हैं JP2 जंपर्स और पीछे के JP1 जंपर्स। तो हमें ट्वीजर्स की हेल्प से होल्ड करना है JP2 जंपर्स को और मेक श्योर ये JP1 जंपर्स में ना लगे। तो कुछ ऐसे करके हम JP2 जंपर्स को पकड़ेंगे और ऑन करेंगे पावर सप्लाई को। ऐसे ही ये ऑन होगा, आपका डिवाइस मैनेजर रिफ्रेश होगा और उसमें एक न्यू डिवाइस आएगा। मेरे लैपटॉप में ये लिब USB के नाम से आ रहा है। रीजन इसका ये है कि मेरे लैपटॉप में पहले से ही ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड है। ऑल्दो अगर आपके लैपटॉप में ये USB के नाम से आता है या फिर सीरियल बस कंट्रोलर के नाम से आता है, तो आपको बस एक चीज चेक करनी है कि अगर आप इसे निकाल रहे हैं तो आपका डिवाइस मैनेजर रिफ्रेश होना चाहिए, लगा रहे हैं तो भी डिवाइस मैनेजर रिफ्रेश होना चाहिए और आपका डिवाइस इसमें डिटेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने JP2 जंपर्स को ढंग से कनेक्ट नहीं किया था। देन अगर आपके लैपटॉप में ड्राइवर्स पहले से इंस्टॉल्ड हैं तो ठीक है, ऑल्दो मोस्ट केसेस में नहीं होते। यहाँ पे हमें ओपन करना है ZDIC को, जो भी हमने डाउनलोड किया था उसको हमने ओपन करना है। यहां पर आपका कंट्रोल बोर्ड शो होगा। उसके बाद आपको ड्राइवर्स पे जाना है, वहां पे आपको WinUSB या फिर libUSB Win32 करके अगर ऑप्शन दिखता है उसके साथ इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर से डिवाइस मैनेजर में जाना है। देन आपको फिर से अपना कंट्रोल बोर्ड डिस्कनेक्ट करना है और देखना है कि आपने जो ड्राइवर्स अपडेट करे हैं क्या वो आपने कंट्रोल बोर्ड के ही करे हैं या फिर कोई और डिवाइस था। ऑल्दो इस केस में तो कंट्रोल बोर्ड ही होगा क्योंकि कोई और डिवाइस कनेक्टेड है ही नहीं। सो libUSB के अंदर जो हमें GX चिप का डिवाइस दिख रहा है बेसिकली वो हमारा कंट्रोल बोर्ड है। अब हमें ओपन करना है कमांड विंडो को और एक कमांड टाइप करनी है boot.py -S400। एंटर दबाने से पहले एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे ही ये कमांड कंप्लीट होगी आपको USB को डिस्कनेक्ट करना है और अपनी पेन ड्राइव को कंट्रोल बोर्ड में लगा देना है। अगर डिले करोगे तो ये मेथड काम नहीं करेगा। सो मैं प्रेस कर रहा हूं एंटर। कंप्लीट होते ही मैंने पेन ड्राइव को इसमें लगा दिया है। अगर इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो जाती है फर्मवेयर की, ग्रीन LED इंडिकेटर स्टैटिक पे रहेगा। अगर नहीं रहा तो ये रेड ब्लिंक करेगा। सो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है अब हमारा फर्मवेयर। अब हमें चेक करना है कि ये कंट्रोल बोर्ड काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अब हम इसे लगाते हैं माइनर में और चेक करते हैं। हमने लगा दी पावर कॉर्ड्स। अब ऑन करते हैं MCB को। सो माइनर ऑन हो चुका है और हैश रेट है स्क्रीन पर। अब ये माइनर बिल्कुल ब्रांड न्यू हो चुका है। बस मुद्दे की बात अब है कि जब भी आप इस तरीके से कंट्रोल बोर्ड को अनब्रेक करोगे तो प्रीवियस जितना भी डेटा होगा कंट्रोल बोर्ड के अंदर का वो इरेज हो जाएगा, जैसे हिस्ट्री लॉग्स वगैरह ये सब कुछ चला जाता है और माइनर बिल्कुल अपनी फैक्ट्री सेटिंग्स पे आ जाएगा। तो इस चीज का भी जरा ध्यान रखना। वैसे इस मेथड के लोग 1500 रुपए चार्ज कर लेते हैं, बट तुम्हारे भाई ने तुम्हें फ्री में बता दिया तो समझ रहे हो। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अब लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई ये वीडियो ढूंढ रहा है या किसी को जरूरत है तो उसे शेयर जरूर करें। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो। अपडेट्स के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माइनस कार्ड।